गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साइंस के चैप्टर 4 का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमने इसके अंदर पढ़ा था लास्ट क्लास में डॉबिनियर्स लॉ ऑफ ट्रेड्स। आगे हम देखते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड जो साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने लॉ दिया है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मतलब होता है म्यूज़िक के नोट्स। म्यूज़िक के जो नोट्स होते हैं, 8 नोट्स जो होते हैं, जैसे कि हिंदी में हम सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये 8 नोट्स होते हैं। तो वैसे ही उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल इन्होंने बनाया था वो उन नोट्स से कंपेयर करके बनाया था, इसलिए इसे ऑक्टेव्स लॉ कहते हैं। ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैसा है। इन्होंने जैसे इसमें कंपेयर करके बताया, नोट्स इन इंडियन म्यूज़िक सिस्टम सा रे ग म प ध नी, 7 हो गए यहाँ पे। फिर 8th जो नोट आता है अगेन सा आता है। फिर वैसे ही नोट्स इन वेस्टर्न म्यूज़िक सिस्टम इन्होंने दिया है। जो वेस्टर्न म्यूज़िक सिस्टम यानी इंग्लिश में जो वो गाते हैं, जैसे डो रे मी फा सो ला ती, तो अगेन फिर डो आ जाएगा। तो वैसे ही एलिमेंट्स की बात की है इन्होंने कि कैसे एलिमेंट्स में भी इसी तरीके का जो बिहेवियर है वो पाया जाता है। जैसे कि जो उन्होंने ये बताया था कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके वेट के हिसाब से, एटॉमिक वेट के हिसाब से, तो उसमें जो 8th एलिमेंट रहता है वो सिमिलर होता है एकदम फर्स्ट एलिमेंट से। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रोजन से चालू हुआ है, ऑक्सीजन तक के 7th आया है। फिर फ्लोरीन का जब आया तो फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है वो सेम हाइड्रोजन की जैसी होगी, और इसलिए इसे ऑक्टेव लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहा गया, क्योंकि 8वां जो एलिमेंट होगा वो उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी फर्स्ट एलिमेंट से, उसी की तरह सिमिलर होगी, मतलब सेम होने से मतलब। और उन्होंने यहाँ चालू किया हाइड्रोजन से, जिसका लोवेस्ट एटॉमिक वेट है, उसे फर्स्ट पोजीशन में रखा, और लास्ट जो ख़त्म किया वो थोरियम को 56th पोजीशन पे रखा है उन्होंने। देखिए, जो प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो जो एक ही लाइन में देख रहे हैं हम, जो फर्स्ट कॉलम है इसमें, तो फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी के समान होगी। वैसे ही लिथियम, जो सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं हम, लिथियम की जो प्रॉपर्टी और सोडियम की प्रॉपर्टी ये सिमिलर होंगी। अब इसके लिमिटेशंस हम जान लेते हैं कि ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ये आगे क्यों नहीं बढ़ा, इसमें क्या क्या खामियां थी। पहली बात तो ये कि ये सिर्फ 56 एलिमेंट्स को लेकर बनाए गए थे, और इसमें कोई और दूसरे न्यू एलिमेंट्स के लिए जगह नहीं थी। फिर ये सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट है वहाँ तक ही एप्लीकेबल था, क्योंकि उसके आगे जब हम जाते हैं तो ये प्रॉपर्टी वहाँ पे कारगर नहीं होती। यानी उसके आगे जब हम 8th एलिमेंट में जाते तो वो फर्स्ट एलिमेंट की जैसे प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखाता था। और इसमें एक और ये प्रॉब्लम आ रही थी कि अनलाइक जो एलिमेंट्स थे वो सेम ग्रुप में रखे गए थे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट वाला जो कॉलम है, इसमें ऑक्सीजन, सल्फर और आयरन, तो ये तीनों की ही प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, तो ये यहाँ पे फॉल्ट आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद हम देखते हैं लॉथर मेयर का एटॉमिक वॉल्यूम का। ये भी एक अनदर साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन पर काम किया, और इन्होंने इस तरीके से एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करके क्लासिफाई करना चाहा। उन्होंने पहले एक ग्राफ बनाया जिसमें उन्होंने एक तरफ लिया एटॉमिक वॉल्यूम और दूसरी तरफ लिया एटॉमिक वेट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर जब उन्होंने एलिमेंट्स को इसमें पुटअप किया तो उन्होंने ये पाया कि कुछ जो एलिमेंट्स थे जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के थे वो सिमिलर पीक्स पे शो कर रहे हैं। जैसे कि हीलियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो पीक पर हैं। ठीक है,
और कुछ जो है एकदम डाउन कर्व पे आ रहे हैं, जैसे बोरॉन, कार्बन। तो ये सारे क्या है ना, ये सेम प्रॉपर्टीज़ टाइप के शो करते थे। तो इनकी क्लासिफिकेशन में ये बताया गया कि एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स। जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो एटॉमिक वेट्स का पीरियोडिक फंक्शन है। इसका ये मतलब है कि एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक ही तरीके के लोकेशन में इनको हमें इस ग्राफ में दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि मेंडलीव का क्लासिफिकेशन। ये मेंडलीव जो थे वो सेम इन जो लॉथर मेयर के समय के ही थे और उन्होंने इनसे प्रेरणा लेकर के अपने जो क्लासिफिकेशन है वो दिया है। तो जो मेजर जो क्रेडिट जाता है आज की डेट में जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का वो जाता है मेंडलीव को। इनका पूरा नाम, तो ये एक साइंटिस्ट केमिस्ट, रशियन केमिस्ट थे, डिमिट्री इवांकोविच मेंडलीव। इन्होंने उस समय 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था जो उस समय अवेलेबल थे, जो उनको वो जानते थे, जो नोन थे। और इन्होंने किन चीज़ों के बीच में रिलेशंस बताए हैं अपने मेंडलीव के क्लासिफिकेशन में, एटॉमिक वेट का और फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। मतलब जो एलिमेंट का एटॉमिक वेट है और उसी से ही रिलेटेड उनके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अब इन्होंने फोकस किस पर किया कि जो कंपाउंड्स बनते हैं एक एलिमेंट के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में, उस पर फोकस किया। क्यों उस पर फोकस किया? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो इजीली किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड्स बना लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं मतलब, और कंपाउंड बना लेते हैं। अब इन्होंने एक पीरियोडिक लॉ दिया मेंडलीव ने। उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ दिया विच स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के जो पीरियोडिक फंक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है किसके? एटॉमिक मासेस के। मतलब डिपेंड करता है वो एक दूसरे पे। मेंडलीव के क्लासिफिकेशन में आगे हम देखते हैं, उन्होंने एलिमेंट्स को पहले तो सभी 63 एलिमेंट्स का एक कार्ड लिया, सभी कार्ड्स को ऐसे जमाया कि वो उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को ग्रुप में रख दिया। फिर उन्होंने ये पाया कि जितने जो जैसे उन्होंने जमाया था तो एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो चीज़ें जमी हुई हैं, वो सारे एलिमेंट्स जमी हुई हैं। और फिर उन्होंने इन एलिमेंट्स के लिए एक टेबल बनाया। इस टेबल में एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी उनको एक के नीचे एक रखते गए। मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एक ही कॉलम में आपको दिखेंगे इसमें। और ये भी पाया उन्होंने कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स होते हैं वो एक फिक्स्ड इंटरवल पे पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है यहाँ पे। इसमें जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं, वर्टिकल कॉलम को कहते हैं ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। अब इसमें क्या है, हर कॉलम के ऊपर में आपको ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स दिख रहे हैं। तो इस कॉलम में यानी कि इस जो पीरियड में आपको जो भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं उनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो इस तरीके के होंगे और हाइड्रेट्स इस तरीके के होंगे। मतलब वो आपको दिख जाएगा कि उनके फॉर्मूला क्या होगा वहाँ पे। जैसे हम पहले ही देखते हैं, तो हाइड्रोजन है तो उसका ऑक्साइड जब बनता है तो H2O बनता है, तो वैसे इस तरीके से। अब इसमें जो R जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कह रहा है कि एलिमेंट्स है इस ग्रुप में, उसको जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ पे R की जगह आप H रखेंगे तो आपको वहाँ पर फॉर्मूला मिल जाएगा, स्ट्रक्चर मिल जाएगा।
देखिए, और जो लोकेशन होती है इसमें एलिमेंट्स की, उनको इस बेसिस में ग्रुप किया गया है कि केमिकल कंपाउंड्स के साथ जो केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं उसके बेसिस में इन्होंने इसे क्लासिफाई किया है, एलिमेंट्स को ऐसे ग्रुप किया हुआ है। और उन्होंने यूज़ किया था फॉर्मूला कंपाउंड्स का, ताकि उनकी वैलेंसी पता लग सके और वैलेंसी के हिसाब से इन्हें जमाया गया है। अब इसमें मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की क्या अचीवमेंट्स रहीं कि ये थोड़ा इसमें कुछ अच्छी बातें जो रही वो हम डिस्कस करते हैं। पहले तो इन्होंने ये जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो एलिमेंट्स जमाए हुए हैं उसे हम यूज़ कर सकते हैं स्टडी में, मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह स्टडी करने में, क्योंकि वो बहुत सहूलियत होती जब आपको वैलेंसी उसमें पता हो, उनके केमिकल रिएक्शंस कैसे होंगे, उनके हाइड्रेट्स ऑक्साइड्स कैसे हैं, ये आपको पता चल जाता है, तो आप इजीली उसमें आप स्टडी कर सकते हैं। फिर ये यूज़फुल है डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स में, क्योंकि उन्होंने बीच में जगह बचाई हुई थी ताकि जो न्यू एलिमेंट्स हो उन्हें वो बीच में रख सकें, मतलब जो गैप्स में ये रख सकते हैं, ऐसा उन्होंने पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाया हुआ है था। जैसे कि अगर बोरॉन एक न्यू एलिमेंट आया तो उन्होंने बीच में उसका जो एटॉमिक वेट वगैरह के हिसाब से न्यू एलिमेंट आया तो इक्का बोरॉन ऐसे करके वो उसमें इंसर्ट कर सकते थे। फिर उसके बाद है करेक्शन इन डिस्प्यूटेड एटॉमिक वेट्स। कुछ एटॉमिक वेट्स का पहले कुछ एटम्स के वेट्स कुछ अलग मानते थे, जैसे कि यहाँ पे बेरिलियम, इंडियम, ये एग्जांपल दिए गए। जैसे बेरिलियम को पहले डाइवेलेंट माना जाता था जबकि वो ट्राइवेलेंट है, ठीक है, और उसे लिथियम और बोरॉन के बीच में प्लेस किया जाता था। तो इस तरीके की जो कन्फ्यूजन थी उसमें करेक्शन हुआ है। उसके बाद स्पेस फॉर इनर्ट गैसेस। जिस समय इन्होंने मेंडलीव ने ये पीरियोडिक टेबल बनाई थी उस समय इनर्ट गैसेस इजाद ही नहीं हुए थे, मतलब पाए ही नहीं गए थे। तो बाद में एक साइंटिस्ट रैमसे ने उनके लिए अलग से एक कॉलम बनाया जिसे हम ज़ीरो ग्रुप बोलते हैं, तो ईजीली इसमें ये ऐड हो सके। फिर हम देखते हैं मेंडलीव की क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस। इसमें क्या है, बता रहे हैं कि हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके अनसर्टेनिटी थी बिकॉज क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव आयन भी बनाता है और नेगेटिव आयन भी बनाता है, इसलिए उसकी पोजीशन को लेके थोड़ी अनसर्टेनिटी थी। फिर नेक्स्ट बता रहा है कि हैवियर एलिमेंट्स को लाइटर एलिमेंट्स के पहले रख दिया गया था, जैसे कि कोबाल्ट को निकल के पहले रख दिया गया था। थोड़ा सा ही फ़र्क होता है इनकी एटॉमिक वेट में, बट स्टिल जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उनको लाइटर एलिमेंट्स के पहले रख दिया गया था, तो ये भी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है पोजीशनिंग ऑफ आइसोटोप। अब मेंडलीव की लॉ के अनुसार आइसोटोप को एक सेपरेट पोजीशन होनी चाहिए, बट पीरियोडिक टेबल में ऐसे आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं थी। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं हम थोड़ा बात कर लेते हैं। आइसोटोप्स जो होते हैं सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटॉमिक मासेस की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी अलग होती है। जो एक सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट रहेगी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, बट उसकी जो एटॉमिक वेट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये जो आइसोटोप्स हैं, तो क्योंकि उनके एटॉमिक वेट्स डिफरेंट है तो उनको अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए थी, हालांकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है, तो इस वजह से वहाँ पे पोजीशनिंग की प्रॉब्लम हुई और आइसोटोप्स को अलग से स्पेस उसमें नहीं मिला। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इरेगुलर इंक्रीज इन एटॉमिक वेट्स व्हेन मूविंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट। इंक्रीजिंग
जो वेट उनका इंक्रीज़ होते जा रहा था, एटॉमिक वेट जो इंक्रीज़ होते जा रहा था वो इरेगुलर पैटर्न में था। तो क्या हो रहा था कि इससे डिफ़िकल्टी आ रही थी ये प्रेडिक्ट करने में कि जैसे कौन से कोई अगर न्यू एलिमेंट डिस्कवर होता है तो कौन से दो एलिमेंट्स के बीच में उसे प्लेस कर सकते हैं, स्पेशली जब वो हैवियर एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो जब हैवियर एलिमेंट्स की बात हो रही है तो एटॉमिक मास भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे थोड़े से ही डिफरेंस में कैसे दूसरे एलिमेंट को रखा जा सकता है, मतलब कितने अदर एलिमेंट्स को रखा जा सकता है। तो ये आपके लिमिटेशंस हुए। थैंक यू।